नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अरविंद मिश्रा स्वागत करता है आपका घर बैठे खेल खेल में हिंदी साहित्य सीखने के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का हमारा शीर्षक है भारत दुर्दशा। भारतेंदु रचित नाटक भारत दुर्दशा। पहले तो शीर्षक के नाम पर ही जाया जाए तो नाम कितना सार्थक है, शीर्षक कितना अर्थपूर्ण है। 1876 में यह नाटक भारतेंदु जी के द्वारा लिखा गया। तय है कि हम पराधीन थे। अंग्रेजी औपनिवेशिक पराधीनता और यातना को ही दुर्दशा के नाम से यहाँ व्यक्त किया गया, यानी औपनिवेशिक साम्राज्यवादी शोषण को ही भारतेंदु जी ने दुर्दशा का नाम दिया। दोस्तों, भारतेंदु युग का आना हिंदी साहित्य में अपने आप में क्रांतिकारी रहा है। शुक्ल और आचार्य द्विवेदी जैसे आलोचकों ने माना भी कि भारतेंदु युग में दो नई क्रांतिकारी घटनाएं घटी। एक तो गद्य का विकास, एक खड़ी बोली का विकास। आचार्य शुक्ल ने तो गद्य के विकास को देखकर ही हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल का नाम ही दे दिया, और स्वयं भारतेंदु जी ने गद्य की विधाओं को देखकर गद्य में जो नाटक, आलोचना, उपन्यास, निबंध आदि विधाएं लिखी गईं, तो गद्य की विधाओं को देखकर ही भारतेंदु जी ने 1873 में कालचक्र की भूमिका में लिखा हिंदी नए चाल में चली। यह समझा जा सकता है कि गद्य के विकास की आवश्यकता क्या थी। दोस्तों, पराधीनता के विरोध में नवजागरण परक चेतना को भारतेंदु जैसे रचनाकारों ने महत्व दिया। यह नवजागरण अतीत की प्रेरणा से चालित चेतना रही। राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण को ध्यान में रखकर सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्र को जगाने की कोशिश और पराधीनता से मुक्ति की कोशिश की गई। तो जाहिर सी बात है, इसका माध्यम एकमात्र साहित्य हो सकता था, क्योंकि साहित्य के माध्यम से ही जनता को जगाया जा सकता था। और ऐसे में नाटक सबसे प्रखर भूमिका निभा रहे थे, क्योंकि नाटक को अनपढ़ लोग भी मंच पर देखकर सैकड़ों हजारों की तादाद में समझ सकते थे। यानी आम आदमी के लिए, जन सामान्य के लिए नाटक जैसी विधा अत्यंत सशक्त और सहज विधा थी। भारतेंदु युग में गद्य विकास का यही सबसे बड़ा कारण भी और प्रयोजन भी था, क्योंकि राष्ट्रीय जागरण के लिए, जनता को जगाने के लिए साहित्य ही एकमात्र माध्यम था, और साहित्य का लेखन गद्य और खड़ी बोली के साथ किया गया ताकि आम जनता समझ सके। इसलिए यह माना गया कि भारतेंदु युग से साहित्य जनोन्मुखी हुआ, क्योंकि भारतेंदु युग के ठीक पहले रीतिकाल की कविता थी। रीतिकाल का उद्देश्य सामंती दरबारी था, आम जनता से कटा हुआ साहित्य था रीतिकालीन साहित्य। दोस्तों, भारत दुर्दशा 1876 में भारतेंदु के द्वारा लिखा गया अपने आप में प्रतीकात्मक नाटक है। प्रतीकात्मक इसलिए क्योंकि इसके सभी पात्र प्रतीकात्मक हैं। नायक भारत, खलनायक भारत दुर्दैव, भारत भाग्य, आशा, निर्लजता, सत्यानाश फौजदार, ये सभी पात्र कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक रहे। यदि बात किया जाए कि प्रतीकात्मकता क्यों, तो आप समझ सकते हैं कि जब भी दुश्मन मजबूत होगा, उसके खिलाफ बात सीधे सीधे नहीं कही जा सकती। इसलिए भारतेंदु जी जैसे नाटककारों ने, साहित्यकारों ने प्रतीकों का सहारा लिया। भारत दुर्दशा जितना आलोचनात्मक है, उतना ही आत्ममूल्यांकन परक भी है। यदि इसमें एक तरफ अंग्रेजी राज की आलोचना की गई, अंग्रेजी शोषण, साम्राज्यवादी शोषण और यातना की निर्मम आलोचना की गई, तो दूसरी तरफ इसमें आंतरिक कमजोरियों के प्रति आत्ममूल्यांकन का भी स्वर। आंतरिक कमजोरियों का अर्थ भारतीय समाज की कमजोरियों से। इस नाटक में ऐसे कई पात्र हैं जो हमारी आंतरिक कमजोरियों को उजागर करते हैं। सत्यानाश फौजदार का अर्थ ही है कि हमारा सत्यानाश
किन कारकों से हुआ? उस फौजदार यानी सेनापति के जो सैनिक हैं, फूट, डाह, लोभ, ईर्ष्या, आशा, निर्लजता, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार। आप समझ सकते हैं कि ये भारतीय समाज की आंतरिक कमजोरियां थी। इन्हीं कमजोरियों के कारण हम गुलाम, और यही गुलामी नाटक भारत दुर्दशा में व्यक्त हुई है। तो कहा जा सकता है कि भारत दुर्दशा एक तरफ पराधीनता के कारणों की चर्चा करती है, की चर्चा करने वाला नाटक है, तो दूसरी तरफ पराधीनता के विरोध में इसमें नवजागरण या राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रखर है। भारत दुर्दशा कुल 6 अंकों में लिखा गया नाटक है। पहले अंक में योगी लावनी गाता आता है। उसकी लावनी स्पष्ट कर देती है कि भारत गुलाम है। वह कहता है, रोवहूं सब मिलके, आवहूं भारत भाई, हाहा भारत दुर्दशा देखी न जाए। दूसरे अंक में नायक भारत स्मशान में छिपता फिर रहा है। वह भारत दुर्दैव से भाग रहा है। स्मशान का दृश्य कुछ ऐसा है जहां मंदिर टूटे फूटे हैं, हड्डियां बिखरी। भारत कुत्ता और कौआ सियारों से घिरा हुआ है। यह तय है कि अंग्रेजों ने हमें किस प्रकार लूटा। उन्होंने लूट कर हमें हड्डी मात्र छोड़ दिया। तीसरे अंक की बात करें तो खलनायक भारत दुर्दैव उपस्थित होता है। यह भारत दुर्दैव आधा मुसलमानों का वेशभूषा और आधा क्रिश्चियनिटी, आधा क्रिस्तानी, आधा मुसलमानी वेशभूषा में है, जो अपने आप में प्रतीकात्मक है, अर्थव्यंजक है, स्पष्ट कर रहा है कि किस प्रकार हम सदियों से गुलाम रहे, कभी मुगलों के, अफगानों के, तो कभी अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाए रखा। दोस्त, यदि चौथे अंक पर हम आए तो चौथे अंक में उन सभी कारकों की चर्चा की गई है जिन कारणों से हम गुलाम हुए। हमारी सामाजिक रूढ़ियां, रोग, आलस्य, धर्म, अंधकार, छुआछूत, मदिरापान, अपव्यय, अदालत, फैशन। नाटककार ने, भारतेंदु जी ने यह स्पष्ट किया कि जो समाज सामाजिक रूढ़ियों से ग्रसित होगा, जो समाज आपसी फूट का शिकार होगा, सामाजिक विभेद का शिकार होगा, उसमें एकता नहीं होगी, उस समाज के लिए राष्ट्रीय जागरण या स्वाधीनता की बात कल्पना मात्र बनकर रह जाएगी। दोस्तों, नाटक के 5वें अंक में पहली बार सजीव पात्रों की चर्चा की गई। 7 सभ्य सदस्यों की एक कमेटी बैठी है। पुस्तकालय का दृश्य है। इस अंक में भारतेंदु जी ने यह व्यंग किया है कि किस प्रकार मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी सिर्फ बौद्धिक तर्क जाल बुनता है, वह बौद्धिक जुगाली करता है। कवि और एडिटर जैसे पात्रों को हास्यास्पद बताते हुए उन्होंने, भारतेंदु जी ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि हमारे यहाँ मध्यम वर्गीय बौद्धिक जनता सिर्फ लंबी लंबी बात, लंबे लंबे पेंग हाँकने वाली जनता है। सामाजिक सक्रियता उसकी नगण्य रही है। यदि नाटक के 6ठे अंक में हम आए तो देखते हैं कि एक जंगल का दृश्य है जहां नायक भारत मूर्छित पड़ा है। उसे जगाने के लिए भारत भाग्य कोशिश करता है, और जब भारत नहीं जग पाता है, उसकी मूर्छा नहीं टूटती है, तो भारत भाग्य अपनी ही छाती में कटार भोंक कर आत्महत्या कर लेता है। कुछ आलोचकों ने माना, जैसे राधा कृष्ण दास, बाबू ब्रजरत्न दास, इन आलोचकों ने माना कि यह नाटक दुखांत है, क्योंकि नाटक के अंत में भारत भाग्य की आत्महत्या चित्रित है। यदि गौर करें तो यह नाटक दुखांत नहीं, क्योंकि आत्महत्या भारत भाग्य ने की, नायक भारत मरा नहीं। भारतेंदु जी ने कहीं न कहीं यह संकेत दिया कि भारत भाग्यवाद के कारण ही तो अब तक गुलाम रहा है। भाग्यवादी विचारधारा के कारण ही हम अकर्मण्य बने रहे, हाथ पर हाथ धरे बैठने वाले बने रहे। अंग्रेजों ने इसी का लाभ लेकर हमें गुलाम बनाया, और अब भाग्यवाद मर चुका है, यानी भारत है तो मूर्छित, लेकिन भाग्यवाद से अब इसका पीछा छूट चुका है।
और अब निश्चित तौर पर भाग्यवाद को छोड़कर वह कर्मवाद के सहारे आगे बढ़ेगा और भारतोदय होगा, भारत उत्थान होगा। यह नाटक सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करता हुआ राष्ट्रीय जनता के लिए उद्बोधनात्मक नाटक है। अतीत के स्वर्णिम मूल्यों की चर्चा करता हुआ वर्तमान की दुर्दशा के प्रति झकझोरता हुआ यह नाटक सामाजिक एकता का शंखनाद करता है। नाटक के पहले ही अंक में कुछ पंक्तियां ऐसी दी गई हैं जिनसे स्पष्ट है कि हम अतीत में स्वर्णिम थे, श्लाघ्य थे और हमारा वर्तमान पराधीनता से जर्जर। सबके पहिले जही ईश्वर धन बल दी। अतीत में हम समृद्ध थे, कला, ज्ञान, विज्ञान, साहित्य सभी क्षेत्रों में विश्व गुरु थे। फिर वर्तमान में हम पराधीन, यानी उस समय का वर्तमान 19वीं 20वीं शताब्दी, अंग्रेजी पराधीनता से हम क्यों शिकार हुए, क्यों जर्जर हुए। तो अतीत की प्रेरणा लेकर वर्तमान को संशोधित करना ही नव जागरण परक चेतना है। भारत दुर्दशा का केंद्रीय स्वर, भारत दुर्दशा की मूल संवेदना नव जागरण परक चेतना है। दोस्तों, कुछ आलोचकों ने इसे अंतर विरोध मूलक नाटक भी कहा। इसके कई कारण। पहला कारण तो यह कि इसके जो संवाद हैं वो खड़ी बोली और ब्रज भाषा दोनों में है। गद्य और पद्य दोनों शैली का प्रयोग किया गया है, यानी खड़ी बोली बनाम ब्रज भाषा, गद्य बनाम पद्य के कारण इसमें अंतर विरोध है। लेकिन अंतर विरोध के कुछ और भी कारण हैं। जैसे एक तरफ इस नाटक में राष्ट्र भक्ति के लिए, राष्ट्रीय जागरण के लिए प्रयास किया गया है, तो दूसरी तरफ कहीं न कहीं इसमें अंग्रेजों की भक्ति, राजभक्ति भी है। तो राजभक्ति बनाम देशभक्ति का भी अंतर विरोध। यदि कुछ पंक्तियों पे गौर करें, अंग्रेज राज सुख साज सबे अति भारी, पैधन विदेश चली जात है यह अति ख्वारी। इस नाटक में अंग्रेजी राज की प्रशंसा की गई है कि अंग्रेजी राज तो राम राज से भी अधिक सुविधाओं से भरा हुआ था, लेकिन हमारी समृद्धि को अंग्रेजों ने लूटा, धन का बहिर्गमन हुआ, ड्रेन ऑफ वेल्थ, हमारा धन विदेशी लूट कर ले जा रहे हैं। यही सबसे बड़े दुख की बात। तो देखिए, अंग्रेज राज सुख साज सब अति भारी, इसमें राष्ट्रीय चिंता है, राष्ट्रभक्ति, लेकिन दूसरी पंक्ति में राजभक्ति भी है। तो यही वजह है कि आलोचना जगत में इसकी एक चर्चा अंतर विरोध मूलक नाटक के रूप में भी की। और संभवतः यही वजह भी है कि कुछ लोगों ने कहा कि आधुनिकता की वास्तविक शुरुआत भारतेंदु जी से नहीं, बल्कि आधुनिकता की वास्तविक शुरुआत द्विवेदी युग से। भारत दुर्दशा नाटक राष्ट्रीय जागरण से ओतप्रोत है, बेशक अंतर विरोध मूलक है, परंतु इसके केंद्र में नव जागरण है। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ सीधे कोई बात कही नहीं जा सकती, इसलिए भारतेंदु जैसे नाटककारों ने संभवतः राजभक्ति का भी, अंग्रेजी राज की प्रशंसा का भी सहारा लिया, ताकि उनकी प्रशंसा के माध्यम से ही राष्ट्रीय जनता को जगाया जा सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी। ढेर सारी शुभकामनाएं। अगले वीडियो तक बने रहें। अगले वीडियो में हम नए शीर्षक से जुड़ेंगे। नमस्ते दोस्तों।